गुड मॉर्निंग। आज जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वह है दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप। दबाव समूह। प्रेशर ग्रुप यानी पॉलिटिक्स में प्रेशर ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है। प्रेशर ग्रुप दबाव समूह क्या है। दबाव समूह के प्रकार। दबाव समूह का लक्ष्य क्या है। और लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है। यानी डेमोक्रेटिक सेटअप में इसकी क्या भूमिका है। यह इस टॉपिक का मुख्य बिंदु है कि दबाव समूह क्या है। दबाव समूह यानी टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स एंड व्हाट इज टारगेट ऑफ प्रेशर ग्रुप यानी गोल क्या है इस। और डेमोक्रेटिक सेटअप में इसका रोल क्या है, इसकी भूमिका क्या है। दबाव समूह अर्थात नाम से ही स्पष्ट है कि दबाव बनाना, किसी संस्था के ऊपर दबाव बनाना, किसी व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाना, सरकार के ऊपर दबाव बनाना और दबाव के जरिए दबाव बनाकर अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य या फिर अपने हक में फैसला करवाना, ये दबाव समूह का मुख्य लक्ष्य होता है, फंक्शन होता है। कभी कभी शॉर्ट टर्म्स के टारगेट को अचीव करने के लिए दबाव समूह बना लिया जाता है, जैसे विद्यार्थियों का समूह, व्यापारियों का समूह, सरकारी कर्मचारियों का समूह। और ये सब जितने भी समूह का निर्माण होता है, जितने भी ग्रुप्स का फॉर्मेशन होता है, ये सारे ग्रुप्स एक निश्चित गोल को लेकर चलते हैं। और जैसे ही ये लक्ष्य या फिर उनके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो वो समूह निष्क्रिय हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। यानी ये समूह अस्थायी, टेम्पररी है। एक छोटे से समय के लिए इसका गठन किया गया और जब आवश्यकताएं पूरी हो गई तो उसे डिसॉल्व कर दिया गया, फिर उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे दबाव समूह होते हैं जो निरंतर बने रहते हैं, लगातार सरकार पर या संस्थाओं पर दबाव बनाकर जनहित में फैसले लेने के लिए सरकार को मजबूर करते हैं या फिर संस्थाओं को
मजबूत करते हैं। इसलिए इनकी निरंतरता, कंटिन्यूटी बनी रहती है, ये ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जिनका शॉर्ट टर्म्स होता है, कुछ समय के लिए इसकी जरूरत होती है, वो डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे ही उनका लक्ष्य पूरा होता है, जैसे ही उनकी मांग पूरी होती है, वैसे ही वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे अगर कांग्रेस यानी 1947 यानी भारत की आजादी के पहले कांग्रेस भी एक प्रेशर ग्रुप की तरह, जो लगातार ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव बना रहा था कि भारत की सत्ता भारतीयों को सौंपा जाए, ब्रिटेन को यहां से चले जाना चाहिए, भारत भारतीयों का है और भारतीय इस पर शासन करने में सक्षम है। तो कांग्रेस की क्या भूमिका है? एक दबाव समूह की तरह कार्य करता है। आजादी के दौरान जितने भी संस्थाएं, जो भी संस्थाएं, चाहे आतंकवादियों की या क्रांतिकारियों की संस्था हो, या फिर कांग्रेस की संस्था हो, या फिर मुसलमानों की संस्था हो, सारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य ये दबाव, यानी सारी संस्थाओं का जो नेचर था वो एक प्रेशर ग्रुप की ही तरह था, एक दबाव समूह की ही तरह था। तो इसलिए दबाव समूह के भिन्न भिन्न प्रकार हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त दबाव समूह की कार्यशैली भी अलग अलग होती है, यानी जो फंक्शनल अप्रोच है उसका। कई दबाव समूह ऐसे होते हैं जो कि काफी एग्रेसिव होते हैं, थोड़े से चंद समय में, कुछ समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके अंदर एग्रेशन ज्यादा होता है, यानी बहुत अधिक दबाव बनाते हैं संस्थाओं के ऊपर या सरकार के ऊपर। जबकि कुछ ऐसी संस्थाएं होती है जो कि निरंतर कार्य करती हैं और उनका प्रेशर भी उतना एग्रेसिव नहीं होता है जितना शॉर्ट टर्म्स के लिए सामने आता है। तो सबसे पहले दबाव समूह की परिभाषा, यानी दबाव समूह दबाव समूह की परिभाषा। दबाव समूह है क्या? दरअसल दबाव समूह से अर्थ एक स्वैच्छिक संगठन है, यानी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका उद्देश्य विशिष्ट हितों की सुरक्षा तथा उन्हें विकसित करना या राजनीतिक व्यवस्था में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना। यानी एक, इसका अगर नेचर देखें तो ये एक स्वैच्छिक संगठन है, ये एक स्वैच्छिक संगठन है, इसका एक विशेष हित है, यानी एक स्पेशल इंटरेस्ट है। ये विशेष हित यानी इसका लक्ष्य क्या है, ये क्या हासिल करना चाहता है। इसके अतिरिक्त उसको विकसित कर, यानी इस लक्ष्य को विस्तारित कर, जिसके माध्यम से ये सभी वर्गों को इसमें शामिल करना चाहिए। तीसरा इसका नेचर राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करना, राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करना। ये एक प्रेशर ग्रुप का मुख्य उद्देश्य होता है कि दबाव समूह यानी एक स्वैच्छिक संगठन, यानी जो अपनी इच्छा से इसका गठन किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि अपने हितों की रक्षा करना, अपने हितों की सुरक्षा करना, उसे विकसित करना
और अपनी राजनीतिक व्यवस्था में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना, यानी मजबूत बना। तो ये एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, अपने हितों की रक्षा करना और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना। जब तक उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत नहीं होगी तब तक वो सरकार पर दबाव नहीं बना सकते। इसलिए वो निरंतर अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल पोजीशंस को स्ट्रांग करने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं ताकि सरकार पर वो दबाव बना सके। तो ये इसका डेफिनेशंस का स्वरूप है। अब इसके बाद दबाव समूह को 4 हिस्सों में बांटा गया। कुछ अस्थायी होते हैं, कुछ संगठित होते हैं, कुछ अस्थायी होते हैं। तो इस प्रकार इनके एग्जिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 4 हिस्सों में बांटा गया। यानी दबाव समूह को चार भागों में बांटा गया। चार भागों में बांटा गया। ये चार भाग संस्थात्मक दबाव समूह, यानी ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर ग्रुप, उसके बाद असामान्य दबाव समूह, तीसरा संगठित दबाव समूह, और चौथा असंगठित दबाव समूह। ये चार तरह की संस्थाएं हमें दबाव समूह के रूप में मिलती हैं। यानी एक संस्थागत दबाव समूह, दूसरा असामान्य, इसको हम नॉर्मल प्रेशर ग्रुप कह सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड प्रेशर ग्रुप, अनऑर्गेनाइज्ड प्रेशर ग्रुप। ये चार प्रकार के प्रेशर ग्रुप हमें आमतौर पर अस्तित्व में दिखाई पड़ते हैं। संस्थागत यानी एक संस्था की स्थापना करके अपने हितों की रक्षा, अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करना, उस लक्ष्य का उस हितों का उन हितों का विस्तार करना एक संस्था के माध्यम से, एक ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किया जाता है। जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, ये सभी एक दबाव समूह है। इसके अतिरिक्त असामान्य दबाव समूह यानी एबनॉर्मल, और इसका इफेक्ट बहुत एक्यूट होता है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं करता। एक समय के बाद ये इनएक्टिव हो जाता है, एक समय के बाद ये पैरालाइज हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। दूसरा है
असंगठित, संगठित दबाव यानी ऑर्गेनाइज्ड, यानी एक प्लान वे में, योजनाबद्ध तरीके से संगठन बनाना, फिर उस संगठन का उद्देश्य तय करना, उसका लक्ष्य तय करना और फिर उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। इस प्रयास में वो कार्यक्रम होते हैं, वो योजनाएं होती हैं जिससे वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और तीसरा है असंगठित, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, क्योंकि ये कोई ऑर्गेनाइज नहीं होता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्वरूप में दिखाई पड़ता है। किसी क्षेत्र में इसका स्वरूप अलग होता है तो किसी क्षेत्र में इसका स्वरूप अलग होता है। तो ये चार आमतौर पर अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो ये चार दबाव समूह हमें दिखते हैं अस्तित्व। अब हम नेक्स्ट करें भारत में दबाव समूह, यानी भारत में दबाव समूह। तो भारत में आमतौर पर दो ही तरह के दबाव समूह अस्तित्व में हैं। पहला संगठित दबाव समूह, संगठित दबाव समूह, और दूसरा असंगठित दबाव समूह। ये दो तरह के दबाव समूह हमें दिखाई पड़ते हैं। या अगर संगठित दबाव समूह की अगर बात करें तो ये व्यवसायिक क्षेत्र से हो सकते हैं या समाज के आधुनिक क्षेत्र से प्रकट होते हैं। जैसे व्यवसायिक समूह, अगर इसके उदाहरण के रूप में देखें तो व्यापारिक हम संगठन, व्यापारिक समूह जो निरंतर व्यापारियों के पक्ष में निर्णय लेने के लिए प्रयास करते हैं। रोजगार संघ यानी ट्रेड यूनियंस, किसान संघ, ये संगठित दबाव समूह एक निश्चित उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, एक निश्चित उद्देश्य के प्राप्ति के लिए ये कार्य करते हैं। रोजगार संघ, किसान संघ, ये एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। इनमें न तो धर्म का कोई पुट होता है, न तो जाति का पुट होता है, न ही संप्रदाय का कोई पुट होता है। लेकिन जब असंगठित दबाव समूह धर्म, जाति, जनजाति या फिर भाषा के आधार पर, जाति हो, धर्म हो, जनजाति हो, भाषा हो, अगर कास्ट बेस कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है या अनऑर्गेनाइज प्रेशर ग्रुप।
अगर ये रिलीजन पर बेस्ड होता है, अगर ये ट्राइबल सोसाइटी बेस्ड ट्राइबल बेस्ड होता है, या फिर ये लिंग्विस्टिक बेस्ड होता है, तो इसको हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जबकि इसको हम संगठित दबाव समूह कहते हैं। जातियों के आधार पर भी ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, धर्म के आधार पर भी ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, जनजातियों का भी एक ऑर्गेनाइजेशन, फिर भी भाषा के आधार पर भी दबाव समूह का निर्माण होता है या दबाव समूह का गठन होता है। दरअसल जब जाति आधारित बनते हैं तो ये एक जाति विशेष के हित की बात करते हैं, ये संपूर्ण समाज के हित की बात नहीं करते, ये सिर्फ एक जाति विशेष की बात करते हैं। अगर धर्म आधारित कोई दबाव समूह है तो ये धर्म विशेष की बात करता है, जनजाति सिर्फ जनजातियों के हित की बात करता है। और अगर भाषा के आधार पर अगर कोई दबाव समूह का गठन किया गया है तो एक भाषा विशेष के लिए प्रयास करता है। सभी भाषाओं को लेकर उसकी चिंता नहीं होती है, बल्कि एक भाषा विशेष को लेकर उसे चिंता होती है और उसी के हित के लिए वो कार्य करता है। अगर भारत में कुछ ये दबाव समूह की बात करें तो जैसे श्रमिक संघ, अगर भारत में दबाव समूह के तौर पर देखें तो श्रमिक संघ, व्यापारिक संघ, किसान संघ, इस प्रकार के संघ हमें दिखाई पड़ते हैं। सांप्रदायिक संघ, कर्मचारी संघ, कर्मचारी संघ, इसी प्रकार सांप्रदायिक संघ, छात्र संघ, ये सब अपने अपने हितों की बात करते हैं। अगर ट्रेड यूनियंस हो तो सिर्फ श्रमिकों के अधिकारों की बात करता है, श्रमिकों के हितों की बात करता है। अगर वो ट्रेड यूनियंस हो, ये व्यापारिक संघ हो, तो वो हमेशा व्यापारियों के हक की बात करता है, व्यापारियों के हित की बात करता है। किसान संघ किसानों के हित की बात करता है। कर्मचारी संघ यानी कर्मचारियों के हितों की बात करता है। सांप्रदायिक संघ यानी एक समूह के हितों की बात करता है। अगर वो मुस्लिम संप्रदाय है तो सिर्फ मुसलमानों के हितों की बात करेगा, अगर हिंदू संप्रदाय तो हिंदुओं के संदर्भ में बात करेगा। छात्र संघ छात्र हित यानी स्टूडेंट इंटरेस्ट की बात करते हैं। और आज की तारीख में श्रमिक संघ भी एक राजनीतिक शक्ति, व्यापारिक संघ भी एक पॉलिटिकल पावर के रूप में एस्टैब्लिश हो चुका है। किसान संघ भी ये सबसे बड़ा संगठन है। सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने संगठन, सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने संगठन। ये भारत का सबसे बड़ा संगठन, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा वर्किंग ग्रुप है। लेकिन आज भी ये एक पॉलिटिकल पावर नहीं बनता, क्योंकि इसमें वजह क्या है? तो लैक ऑफ यूनिटी।
इसकी सबसे बड़ी वजह, अगर आज किसान संघ अपने हित में फैसला करवाने में सक्षम नहीं है, तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है लैक ऑफ यूनिटी, एकता की कमी। आप देखिए कि 7 महीने से कृषि कानून के खिलाफ किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन इस आंदोलन को भारत के सभी किसानों का समर्थन प्राप्त नहीं, और सभी किसानों का समर्थन प्राप्त नहीं होने के कारण सरकार भी इसे गंभीरता से नहीं ले, उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती। दरअसल ये सारे किसान जब खेतों में काम करते हैं तब तो एक किसान के रूप में कार्य करते हैं, तब तो एक फार्मर ग्रुप्स की तरह यूनाइट होते हैं, लेकिन जैसे ही खेतों से बाहर निकलते हैं तो विभिन्न जातियों में बट जाते हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों में ये बट जाते हैं, और जैसे ही ये खेतों से बाहर निकलते हैं इनकी ताकत कम हो जाती है। और यही वजह है कि आजादी के बाद से सबसे अधिक इन्हीं पर जोर दिया गया, इसके बावजूद इनकी स्थिति में एक एक्सेप्टेबल चेंजेस नहीं आया, यानी ऐसा कोई चेंजेस जिसे अप्रिशिएट किया जा सके, जिसे स्वीकार किया जा सके। आज भी इसके लिए ये संघर्ष कर रहा है। तो ये इस प्रकार ये हमारा संघ बना, इस प्रकार के संघ हमें दिखाई पड़ते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें कि दबाव समूह के, अब इसके अतिरिक्त और भी कई, अब तो नई नई चुनौतियां हैं देश के सामने, विश्व के सामने, तो अब नए नए दबाव समूह भी बनने लगे। अब जैसे व्यवसायिक संघ में अगर आप देखें तो वकीलों का संघ, डॉक्टरों का संघ, ये भी दबाव समूह है। पर्यावरणविदों का पर्यावरणविदों का संघ, और इसकी कोई सीमा नहीं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। दरअसल पर्यावरण प्रदूषण ये एक वैश्विक समस्या है, ये किसी एक देश की समस्या नहीं है। अगर किसी एक देश में पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अगर किसी भी प्रकार का कोई संगठन बनता है तो उसका समर्थन विश्व से भी प्राप्त होता है। यानी और देशों में भी जो पर्यावरणविद, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उनका नैतिक समर्थन, तो आज की दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई ग्रुप बना है, सबसे बड़ा ग्रुप जो वर्ल्ड वाइड अगर हम प्रेशर ग्रुप कह सकते हैं, तो वो है यूनियंस ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट, यानी पर्यावरणविदों का संघ। ये निरंतर विश्व के बड़े देशों पर ये दबाव बनाते हैं कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए पहल देशों को करनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी करनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करना चाहिए,
हमें वैसी ऊर्जाओं का उपयोग करना चाहिए जिससे पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचता। निश्चित तौर पर इसमें इनोवेशंस की जरूरत है, नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और ये ग्रुप विश्व के देशों को ये प्रेशराइज करता है, उन्हें मजबूर करता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए वो पहल करें, पर्यावरण को बचाने के लिए वो निर्णय लें। तो भारत का एक पर्यावरणविद अगर इन्वायरमेंटलिस्ट अगर कार्य कर रहा है तो इसका एप्रिसिएशन उसे दूसरे देशों के पर्यावरणविदों से भी मिलता है। तो ये एक जगह नहीं होते हुए भी विश्व का सबसे बड़ा ये प्रेशर ग्रुप बन चुका है। वकील तो सिर्फ वकीलों की बात करेंगे, डॉक्टर तो सिर्फ डॉक्टर सीटों की बात करेंगे, और ये पूरे विश्व की बात करेंगे। तो इस प्रकार आज कई नए, क्योंकि जब नई नई चुनौतियां सामने आती हैं तो नए नए प्रेशर ग्रुप भी तैयार होते हैं। आज की तारीख में एक बहुत एग्रेसिव प्रेशर ग्रुप है जिससे हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, और वो है मीडिया। मीडिया और इसका जो अब तक प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक ही सीमित था। यानी कुछ वर्षों तक पहले, कुछ वर्ष पहले तक ये जो मीडिया संघ था वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक ही सीमित, लेकिन इसका व्यापक व्यापक विस्तार मिला जब इससे सोशल मीडिया जुड़ गया। सोशल मीडिया जुड़ गया। आज हर एक व्यक्ति एक जर्नलिस्ट के रूप में काम कर रहा है। प्रिंट मीडिया भी सरकार पर दबाव बनाती है, संस्थाओं पर दबाव बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो जबरदस्त दबाव होता है, किसी भी मुद्दे के ऊपर जबरदस्त दबाव होता है। सोशल मीडिया ने इस दबाव को और व्यापक बना दिया, और सोशल मीडिया के जरिए सरकार को निरंतर कटघरे में खड़ा किया जाता है सोशल मीडिया पर। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अनकंट्रोल्ड प्लेटफॉर्म है, कि पूरे विश्व को जोड़ता है। शायद आपको गार्डियन अखबार पढ़ने के लिए नहीं मिलता हो, शायद आपको अमेरिका के न्यूज़पेपर्स पढ़ने के लिए नहीं मिलता हो, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप जाएंगे तो वो सारी खबरें आपको उपलब्ध हो जाएंगी, सारी खबरें उपलब्ध हो जाएंगी। भारत के किसान आंदोलन के संदर्भ में ग्रेटा थेनबर्ग का क्या ओपिनियन है, ये सब सोशल मीडिया अभी आप देख रहे होंगे। और सोशल मीडिया पर मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ब्लॉग राइटिंग, यानी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसने सब कुछ ओपन कर दिया। और आज अगर कोई भी घटना घटती है, चाहे हत्या की घटना, हत्या हुई हो, चाहे बलात्कार हुआ हो, या फिर कोई भी ऐसी घटना घटती है, तो सबसे पहले मीडिया ट्रायल होता है। मीडिया ट्रायल, मीडिया ट्रायल, ये मीडिया ट्रायल क्या? मीडिया ट्रायल यानी पहले मीडिया ये तय करती है कि इसमें कौन दोषी है और कौन निर्दोष। शायद ऐसी आज कोई भी घटना नहीं है जिसका मीडिया ट्रायल नहीं होता।
जबकि ये ट्रायल हमारे देश में कोर्ट में होता है, ये प्रोविजन तो कोर्ट में है, लेकिन मीडिया ही ट्रायल करती है। पत्रकार अब इन्वेस्टिगेशंस में लगे रहते हैं, और फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म भी एक प्रेशर ग्रुप की तरफ काम कर रहे हैं, और लगातार, और सरकारें भी इसके दबाव में आती हैं। फेसबुक पे सरकार के खिलाफ एक कैंपेन चलता है, व्हाट्सएप पर कैंपेन चलता है, ट्विटर पे कैंपेन चलता है। ट्विटर तो कुछ राजनेताओं की राजनीति करने का प्लेटफॉर्म बन गया है। बड़े कम शब्दों में, ट्विटर पे बहुत अधिक लिखने की अनुमति नहीं है, कुछ शब्दों में अपने मतों को, अपनी बातों को कहना पड़ता है, तो बड़ा आसान होता है ट्विटर पर कुछ भी ट्वीट करना, और फिर उसका एक व्यापक स्तर पर बहस होती है उस पर। तो ये सब एक दबाव समूह की तरह कार्य कर रहा है। यानी दबाव समूह आज की तारीख में किसी भी संस्था को पर इतना अधिक दबाव कि कभी कभी तो रिवोल्ट की स्थिति, कभी कभी तो विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और उसका रिएक्शन ही है, और उसी का रिएक्शन है कि फेसबुक को कंट्रोल कैसे किया जाए, व्हाट्सएप को कंट्रोल कैसे किया जाए। कई ऐसी खबरें व्हाट्सएप पर आती है जिससे कम्युनल हार्मोनी इफेक्ट होता है, सामाजिक सद्भाव प्रभावित होता है। वैसी स्थिति में इस किसी भी फेक न्यूज या जो भ्रम फैलाने वाली जो खबरें होती हैं, तस्वीरें होती हैं, उसके स्रोत की जानकारी सरकार को होनी चाहिए कि आखिरकार ये न्यूज, ये पिक्चर कहां से जनरेट हुई, ताकि ऐसे भ्रम फैलाने वाले खबरों को रोका जा सके। तो आप देख रहे होंगे किस प्रकार ट्विटर और व्हाट्सएप को लेकर सरकार और इन दोनों के बीच अदावत हुई। तो ये एक ऐसा ग्रुप बन चुका है आज की तारीख में, सोशल मीडिया आज की तारीख में, कि हर एक व्यक्ति पत्रकार की भूमिका, हर एक व्यक्ति सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करता है, हर एक व्यक्ति अपनी मांग इस सोशल मीडिया के माध्यम से रखता है। तो ये मीडिया समूह आज के जो सबसे एग्रेसिव एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रही है। अब यह कि दबाव समूह के तरीके, यानी उनकी काम करने का तरीका और रणनीति,